नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस लेक्चर में हम समझेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है, इसको बनाते क्यों हैं और कौन कौन से मेथड हैं जिससे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। ठीक है, इससे पहले कि हम ये समझें कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें दो बैलेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ कैश बुक का स्ट्रक्चर और पासबुक का स्ट्रक्चर बनाया। मोटे मोटे तौर पे हम थोड़ा समझते हैं इसे। मैं चाहता हूँ कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाला चैप्टर करने से पहले आप लोग कैश बुक वाला चैप्टर कर लें, इससे ये वाला चैप्टर समझने में आसानी होगी। ठीक है, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, बच्चे लोग फॉर्मेट रटते हैं, क्या जोड़ना है क्या घटाना है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अगर हम पढ़ेंगे तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने फॉर्मेट खुद बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कैश बुक समझते हैं। डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, डेबिट साइड में डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम, एलएफ का कॉलम, कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन या कैश की जितनी भी रिसीप्ट होती हैं इस कॉलम में, बैंक में जितने भी अमाउंट डिपॉजिट होते हैं इस कॉलम में, फिर डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम, एलएफ का कॉलम, फिर कैश में जितनी पेमेंट होती हैं इधर आती हैं इस कॉलम में, और बैंक से जितने विड्रॉल्स होते हैं वो सब इस कॉलम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पासबुक को समझते हैं। यानी बैंक भी कस्टमर्स का अकाउंट बनाता है तो वो उस अकाउंट की कॉपी ही होती है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो डेट का कॉलम होता है, इसमें पार्टिकुलर्स के कॉलम में ही डेबिट और क्रेडिट के दोनों ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। विड्रॉल का कॉलम, जितना अमाउंट विड्रॉल होता है डेबिट होता है। ठीक है दोस्तों, जितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे क्रेडिट होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे जब डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट करते हैं, यहाँ पे जब विड्रॉल करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों कर रहे हैं। अगर फेवरेबल बैलेंस की बात की जाए तो उस केस में जब भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास, उस केस में बैंक हमारे लिए डेटर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जब भी बैलेंस बढ़ेगा हम बैंक को डेबिट करेंगे और जब भी बैलेंस घटेगा हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए कैश बुक के कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार इसी तरीके से सिमिलरली देखा जाए तो बैंक भी हमारे रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और बैंक के हम क्या होते हैं, कस्टमर्स क्या, क्रेडिटर्स। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अगर जब भी हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं हम बैंक को डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक हमें क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम उनके बैंक के लिए क्रेडिटर हैं। तो जब भी हमारा बैलेंस बढ़ेगा, यानी हम जब भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे हमारा बैलेंस बढ़ेगा और वो हमें क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात। उस अकाउंट की कॉपी करके पासबुक में छापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में देखा जाए तो जितनी भी क्रेडिट वाली एंट्रियां होंगी इसकी डेबिट एंट्रियों से मैच करनी चाहिए इस कॉलम की, और जितनी भी डेबिट वाली एंट्रियां होंगी वो यहाँ की क्रेडिट वाली एंट्रियों से मैच करनी चाहिए। और प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी सेम पीरियड के लिए बनाया जाए और ये भी सेम पीरियड के लिए बनाया जाए तो इसका जो आखिरी वाला बैलेंस होगा और इसका जो आखिरी वाला बैलेंस होगा ये दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये बैलेंस मैच नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए हम रीज़न ढूंढेंगे क्या वजह है कि भाई ये बैलेंस मैच नहीं करता है। ठीक है, जब सारी एंट्रियाँ, क्रेडिट की सारी एंट्रियाँ यहाँ डेबिट में आ रही हैं और डेबिट की सारी एंट्रियाँ यहाँ क्रेडिट में आ रही हैं तो बैलेंस मैच करना ही चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ एंट्रियाँ कैश बुक में तो होती हैं
या क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, लेकिन वो पासबुक में नहीं होती। और कुछ एंट्रियाँ पासबुक में तो होती हैं, लेकिन वो एंट्रियाँ कैश बुक में नहीं की होती, जिसकी वजह से अल्टीमेट बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, मैंने बताया कि कैश बुक और पासबुक दोनों ही एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाने चाहिए। यानी इसका मतलब ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए अगर बनी है, तो ये भी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के तक के ट्रांजेक्शन ही इसमें कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 30 अप्रैल को जो यहाँ पे बैलेंस सीडी होगा, उसका ये वाला बैलेंस बराबर होना चाहिए था इस वाले बैलेंस से, लेकिन कुछ वजहों से, कुछ एंट्रीज की वजह से ये बैलेंसेज बराबर नहीं हो पाए। अब हम उन एंट्रियों को फाइंड करेंगे, उन रीजन को निकालेंगे जिनकी वजह से ये फ़र्क आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 कॉलम कैश बुक ले रहे हैं, उसमें कैश वाले कॉलम, बैंक वाले कॉलम। ठीक है, कैश वाले कॉलम का रिसिप्ट वाले कॉलम यानी डेबिट, और पेमेंट वाला कॉलम यानी क्रेडिट, इसको हमें लेना ही नहीं है। बैंक वाले कॉलम को ही हमें ध्यान में रखना है, कंसीडर करना है। ठीक है, डिपॉजिट वाला कॉलम और विड्रॉल वाला कॉलम। ठीक है, पासबुक में भी 2 कॉलम, विड्रॉल वाला कॉलम और डिपॉजिट वाला कॉलम। विड्रॉल वाला कॉलम डेबिट के लिए और डिपॉजिट वाला कॉलम क्रेडिट के लिए, यानी ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम से रिलेट करता है और ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम से रिलेट करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से बैलेंसेज में डिफरेंस आ सकता है। दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है तो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के ट्रांजेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। ठीक है, यानी अगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं हम 30 अप्रैल के लिए, ठीक, 30 अप्रैल के लिए अगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमें अप्रैल के सभी ट्रांजेक्शन कैश बुक के लिए और पासबुक के लिए कंसीडर करने पड़ेंगे। यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के सभी ट्रांजेक्शन कैश बुक में भी और पासबुक में भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर 30 अप्रैल में जो बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, वो देखेंगे दोनों में। ठीक है, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो हम इनके डिफरेंसेस का पता लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्यों हो सकते हैं, वो ये वजह हैं कुछ मैंने बताई हैं। ठीक है, उन डिफरेंसेस को हम एक स्टेटमेंट के तौर पे दिखाते हैं, रिकॉन्साइल करके, ऐड करके या लेस करके। ठीक है, इन दोनों को रिकॉन्साइल किया जाता है। या ये वाला बैलेंस ये वाला स्टार्टिंग बैलेंस हो सकता है या ये वाला स्टार्टिंग बैलेंस हो सकता है। अगर ये वाला स्टार्टिंग बैलेंस होता है तो इस बैलेंस को शुरू करके इस बैलेंस तक हमें पहुंचना होता है। अगर ये वाला स्टार्टिंग बैलेंस होता है तो इस बैलेंस से शुरू करेंगे और इस बैलेंस तक हमें जाना होगा। ठीक है, डिफरेंस क्यों हो सकते हैं, इसके रीजन हम समझते हैं। पहले डिफरेंस हो सकता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग की वजह से कौन कौन से डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, ये चेक के प्रोसेसिंग के डिफरेंस हो सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमने चेक काट के दिया, ठीक है, किसी क्रेडिटर को। ठीक है, अब क्रेडिटर को काट के दिया है चेक, तो हो सकता है 1-2 दिन बाद वो जमा कराए। ठीक है, 1-2 दिन उसकी प्रोसेसिंग के लिए लग सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के 3 से 4 दिन चेक को क्लियर होने में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर डिफरेंट ब्रांचेज हैं बैंक की। ठीक, इसका मतलब है अगर हम 29 अप्रैल को कोई चेक काट के देते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री तो 29 अप्रैल को ही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन चेक 29 अप्रैल को क्लियर नहीं होगा। ठीक है, वो 4 या 5 मई को क्लियर होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 30 अप्रैल का बैलेंस है और ये 30 अप्रैल का बैलेंस है तो इसमें डिफरेंस हो गई, क्योंकि इसमें तो हमने एक्स्ट्रा वो अमाउंट घटा रखा है। यानी अगर चेक का अमाउंट 20,000 है तो एक्स्ट्रा 20,000 लेस हो रखा है, यानी ये वाला 20,000 से कम दिखेगा और ये 20,000 से ज़्यादा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। ठीक है, सपोज करते हैं किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया है, ठीक है, पेमेंट की है हमें, तो जिस डेट को हमें चेक मिला है सेम डेट को हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। ठीक है, सपोज करते हैं हमें 28 अप्रैल को चेक दिया है हमने, तो 28 अप्रैल को डेबिट साइड में हमने एंट्री कर दी। ठीक है दोस्तों,
अब हो सकता है हमने कल यानी अगले दिन 29 को या 30 को डिपॉजिट किया चेक, ठीक है, 1-2 दिन प्रोसेसिंग में लग गए, ठीक है, क्लियर होते होते 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो क्लियर कब हुआ? 4 मई को, ठीक है, 4 मई को क्लियर हुआ। 4 मई मतलब इसके बाद में एंट्रियाँ होंगी, ठीक है, यानी 30 अप्रैल के बाद की एंट्रियाँ हैं वो, ठीक है। इस वजह से 30 अप्रैल को जो बैलेंस है पासबुक में और 30 अप्रैल को जो बैलेंस है कैश बुक में वो मैच नहीं करेगा। ये डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग होगा। और कौन से वजह हैं जिसकी वजह डिफरेंसेस अराइज हो सकते हैं? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, ठीक है, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक अपने आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, और कस्टमर को जब पता चलता है जब वो पासबुक में एंट्रियां करवा के लाते हैं या उनके पास बैंक स्टेटमेंट पहुंचती है। तो अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी एंट्रीज हो सकती हैं। ए है हमारा बैंक चार्जेज या इंटरेस्ट चार्ज। जो बैंक हमें सर्विस रेंडर कर रहा होता है, कस्टमर को सर्विस रेंडर कर रहा होता है, उसके लिए बैंक कुछ चार्ज लेता है, ठीक है, या उसकी कुछ टाइमिंग होती है इंटरेस्ट लेने की या चार्ज लगाने की, तो उस टाइम पे वो चार्ज काट लेगा, यानी बैंक से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अब कस्टमर को कब पता चला? जब उन्होंने एंट्रियाँ करवाई, ठीक है। सपोज करते हैं कि बैंक ने 28 अप्रैल को अमाउंट डिडक्ट कर लिया, ठीक है, अमाउंट मान लेते हैं 500, ठीक है। अब 500 का अमाउंट डिडक्ट कर लिया। अब पासबुक में एंट्रियाँ हुई सपोज करते हैं 10 मई को, या बैंक स्टेटमेंट हमने देखी 10 मई को, ठीक है। 30 अप्रैल तक की तो एंट्रियाँ यहाँ पे हो चुकी होंगी। अगर मैनुअली मैनुअली अकाउंट मेंटेन करते हैं हम, तो 30 अप्रैल तक की तो एंट्रियाँ यहाँ हो चुकी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर इन्होंने 28 अप्रैल को चार्ज काटा है तो हम 28 अप्रैल की छोटी सी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दें, ठीक है। हम एंट्री कब करेंगे? जब हमें पता चला है हम 10 मई को एंट्री करेंगे, यानी कैश बुक में एंट्री कब होगी? 10 मई को। लेकिन कैश बुक हमारी कहाँ तक है? 30 अप्रैल तक के लिए बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यानी 30 अप्रैल को तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, पक्की बात है। उस केस में भी हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला केस है इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक। अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस है तो इंटरेस्ट क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है, तो कस्टमर के लिए वो इनकम होगी, ठीक है। तो बैंक ने डायरेक्टली पैसा क्रेडिट कर दिया हाँ कस्टमर के अकाउंट में, तो यहाँ पे सपोज करते हैं इंटरेस्ट दिखता है, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कि डेट है हमारी 27, ठीक है, 27 अप्रैल, तो 27 अप्रैल को ये बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 27 अप्रैल को बैलेंस बढ़ गया, लेकिन जब हमने एंट्रियाँ करवाई यानी 10 मई को, ठीक है, तो हमें तो पता चलेगा भाई 10 मई को हमें इनकम आई है, ठीक है, तो कैश बुक में 10 मई को एंट्री होगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन 30 अप्रैल को डिफरेंस इसकी वजह से भी अराइज होगा, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द बैंक। ये वो केस है जब हमने या कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट पे रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट आता रहता हो, ठीक है। अब हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि जब भी इंटरेस्ट आए आप कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट आया 29 अप्रैल को, ठीक है। मोस्टली जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो पीरियड के एंड में ही जो ट्रांजेक्शन होते हैं वही छूट जाते हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से डिफरेंस से जाता है। तो 29 अप्रैल को अगर इंटरेस्ट आता है तो पासबुक में यहाँ पे क्रेडिट दिखेगा आपको डिपॉजिट में, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि अपने पास जो स्टेटमेंट आई है या पासबुक में जो एंट्रियाँ हुई हैं वो 10 मई में हुई हैं, तो 30 अप्रैल में तो इसकी वजह से भी डिफरेंस होगा, ठीक है दोस्तों। और ट्रांजेक्शन है जैसे मान लीजिए पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर की सपोज करते हैं कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है,
ठीक है, जिसकी पीरियोडिक पेमेंट जाती है एक रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो जब भी पेमेंट जाती है, कस्टमर इस असुविधा से बचने के लिए या याद रखने की असुविधा से बचने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि जब भी पॉलिसी का वक्त आए, जब भी पेमेंट का वक्त आए, टाइम आए, आपको डायरेक्टली पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि 29 अप्रैल को 28 अप्रैल को ही वो टाइम था, ठीक है, 30 अप्रैल को ही वो टाइम था, तो 30 अप्रैल को सपोज वो एंट्री हो जाएगी, जो भी अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हुआ है तो 30 अप्रैल को एंट्री करेंगे हम विड्रॉल, जिसकी वजह से फाइनल बैलेंस में कमी आ जाएगी, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगला है ट्रांजेक्शन है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है। कभी कभी कस्टमर क्या करते हैं, चेक या कैश डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक। कभी कभी किसी सपोज करते हैं किसी कस्टमर के जो डेटर हैं, ठीक है, उनको कस्टमर को पेमेंट देनी थी। मान लो हमारे कस्टमर जो जिनकी ये कैश बुक और ये पासबुक बन रही है, मान लेते हैं वो मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी उनके कस्टमर थे, तो मिस्टर बी को एक को पेमेंट करनी चाहिए थी, ठीक है। बी ने क्या किया, डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया एक अकाउंट में, ठीक है। तो डायरेक्टली डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। सपोज करते हैं कि उन्होंने पैसा दे दिया था 27 को या मान लीजिए 25 तारीख को ही कैश डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो 25 तारीख को यहाँ पे डिपॉजिट में अमाउंट दिखेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा। और हमने एंट्रियाँ कब करवाई हैं या हमें पता सूचना कब मिली है, इन्फॉर्मेशन कब मिली है, 10 मई को, ठीक है। इसलिए 30 अप्रैल को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड बाय बैंक, ठीक है। क्या करेगा बैंक इस केस में, बैंक क्या करेगा, कस्टमर के अकाउंट से डायरेक्टली जो अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज का उसे मिलना चाहिए था वो डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा, ठीक है, ठीक है। सपोज करते हैं कि 21 अप्रैल को ये वक्त था, ठीक है। 21 अप्रैल को बैंक ने बिल रिप्रेजेंट किया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो 21 अप्रैल को ही हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा अमाउंट, विड्रॉल में आ जाएगा और इसकी वजह से 30 अप्रैल को क्लोजिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस और इसका क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट हो, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस एरर की वजह से भी आते हैं, एरर दोनों साइड से हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारे कस्टमर है वो भी कर सकते हैं और बैंक से भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। एरर कौन सी हो सकती है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब कुछ एंट्रियां हमने एक्स्ट्रा कर दी यहाँ पे जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, या बैंक ने कुछ एंट्रियां कर दी, विड्रॉल एक्स्ट्रा कर दिया या डिपॉजिट एक्स्ट्रा कर दिया जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। या हमने गलतियां कर दी, यहाँ पे हमने पेमेंट एक्स्ट्रा कर दी या रिसिप्ट साइड में या डिपॉजिट साइड में ज़्यादा अमाउंट दिखा दिया, ठीक है, उसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे रीजन हो सकते हैं कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस के बीच डिफरेंस के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस में और पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए, इस समस्या से निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम एक सेपरेट शीट लेते हैं, उस सेपरेट शीट में हम बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को या कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं, ठीक है। उन डिफरेंसेज के अमाउंट को ऐड करते हैं या लेस करते हैं, ऐड करके लेस करके हमें अगर पासबुक का बैलेंस लिया है तो कैश बुक के बैलेंस की ओर तक जाना होता है, अगर कैश बुक का बैलेंस लिया है तो पासबुक के बैलेंस की ओर जाना होता है, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट टूल होती है बैंक के ट्रांजैक्शन को समझने के लिए,
ठीक है दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, यानी कस्टमर बनाता है इसे, इंटरप्राइज बनाती है और अकाउंट होल्डर बनाते हैं, ठीक है। ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोइंग एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंसेस बिटवीन टू बैलेंसेज, ठीक है। इसका मतलब हमें कैश बुक को एनालाइज करना होगा, पासबुक को एनालाइज करना होगा, जो डिफरेंसेज हैं उनको निकालना होगा, ठीक है। एक सेपरेट शीट लेनी होगी जिसमें हम कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस या पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे। अगर कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस रखते हैं तो उन डिफरेंसेज को ऐड करना है या लेस करना है, ठीक है, और पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस की ओर जाना है। अब इस ऐड और लेस करने में हमने क्या सीखा कि हमें कैश बुक के बैलेंस को छेड़ना नहीं है, मतलब कैश बुक में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है, ना ही पासबुक में कोई छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि हमें कैश बुक में ऐड करना है, कैश बुक में लेस करना है, ऐसा नहीं सब, ठीक है। एक सेपरेट शीट ली और हमने उसमें कैश बुक या पासबुक का बैलेंस रखा, उसमें ऐड लेस करके कैश बुक या पासबुक के बैलेंस तक पहुँचते, ठीक है। कैश बुक में और पासबुक में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कितने तरीके से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। हम पॉजिटिव बैलेंसेज लेके बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं या नेगेटिव बैलेंस लेके भी बीआरएस बनाई जा सकती है, ठीक है। पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक लिया जा सकता है या एज पर पासबुक लिया जा सकता है। नेगेटिव बैलेंस सेम एज पर कैश बुक लिया जा सकता है या एज पर पासबुक लिया जा सकता है, ठीक है। तो हमें अगर एज पर कैश बुक लेते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट एज पर कैश बुक है, एज पर कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमें उन डिफरेंसेज को सेट अप करते हुए हमें क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचना है पासबुक के, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं तो उन डिफरेंसेस को सेट ऑफ करते हुए हमें क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचना है कैश बुक के। तो दोस्तों बीआरएस को समझने के लिए हम पासबुक का स्ट्रक्चर लेते हैं और कैश बुक का स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड करने का इनके बैलेंसेज में देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस में भाई डिफरेंस है, इनका क्लोजिंग बैलेंस है 24,300, इनका क्लोजिंग बैलेंस है 23,700, यानी जाहिर है क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है तो बीआरएस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और डिफरेंस की वजह फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसी एंट्रियां जो दोनों ही स्टेटमेंट में आती हैं, सपोज जैसे ये 40,000 है, यहाँ पे भी 40,000 है, ठीक है। ऐसी एंट्रियां जो दोनों ही स्टेटमेंट में होती हैं वो डिफरेंस की वजह नहीं है, ठीक है। डिफरेंस की जो रीजन होती हैं वो ऐसी एंट्रियां होती हैं जो किसी एक स्टेटमेंट में तो अपीयर करती हैं लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में अपीयर नहीं करती। इसका मतलब वो कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में एग्जिट नहीं करती हैं, ठीक है। तो हम ऐसी एंट्रियों को पता लगाने के लिए एक एक अमाउंट को स्क्रूटनाइज करते हैं, ठीक है। तो 40,000 है भाई। जे जॉनसन से पैसा आया है, जे जॉनसन से पैसा यहाँ पे आया है, क्या आया है भाई। फिर बी बाबू एंड कंपनी से भी पैसा आया 7600 रुपये। बी बाबू एंड कंपनी है क्या हमारे पास, ये रही, ठीक है। कैश से पैसा जमा कराया गया 3,000 रुपये, जमा कराया गया भाई 3,000, कोई परेशानी नहीं है। फिर जे राज एंड ब्रॉस से पैसा आया है 4,300, इसमें भी आया इसमें भी आया, तो ये एंट्रियाँ डिफरेंस की वजह नहीं है। एम मोहन एंड कंपनी से भी कुछ अमाउंट आया 10,500। एम मोहन एंड कंपनी है क्या अपने पास कहीं, यहाँ पे नहीं एग्जिट करती, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं, यानी एक वजह तो ये रही, ठीक। एन नंदी एंड सन्स है जिससे पैसा आया है हमारा, नहीं है, तो दूसरी जो रीजन है वो ये वाली एंट्री है, ठीक है। अब पेमेंट साइड देखते हैं।
फर्नीचर डीलर को पैसा दिया है हमने 6,000 रुपये। फर्नीचर डीलर को 6,000 रुपये दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। रॉय एंड जेम्स को भी पैसा दिया गया है 10,000 रुपये। रॉय एंड जेम्स को पैसा दिया गया है क्या? 10,000 रुपये दिया गया है। दास एंड कंपनी को भी 12,500 दिया गया है। दास एंड कंपनी को 12,500 दिया गया है क्या? दिया गया है। के नागपाल को चेक इश्यू किया गया है 7,300 का। यहाँ पे इशू किया है क्या? नहीं किया गया। तो तीसरा रीजन मिल गया अपने को, ठीक है। अमाउंट विड्रॉ किया गया 5,000 रुपये, यहाँ पे भी किया गया है 5,000 रुपये। बी बाबू एंड कंपनी को चेक पे किया गया है 7,800 का। बी बाबू एंड कंपनी है क्या अपने पास? यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब एक रीजन ये रहा, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 एंट्रियाँ ऐसी हैं जो कैश बुक में अपीयर करती हैं लेकिन पासबुक में अपीयर नहीं करती हैं, ठीक है। अब कुछ एंट्रियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो पासबुक में अपीयर करती हैं लेकिन कैश बुक में अपीयर नहीं करती, जैसे प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम पे कर दिया गया डायरेक्टली, ठीक है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थे डायरेक्ट पे करने का, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे प्रीमियम पे कर दी। बैंक ने चार्ज काटे, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। यानी ये 3 एंट्रियाँ और वो 4 एंट्रियाँ मिला के ये वजह हैं जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिल रहा है, ठीक। अब बीआरएस बनाने का तरीका देखते हैं। हम कोई भी एक बैलेंस या तो पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस या कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, तो कैश बुक का बैलेंस ले लेते हैं हम। कैश बुक का बैलेंस है अपना, यहाँ पे देखते हैं 23,700, ठीक है। ये जो 2 चेक हैं हमारा 7,300 और 7,800, ठीक है। इसमें हमने चेक इशू तो किया है लेकिन चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, ठीक है। अभी तक बैंक के पास यानी 30 ये हमारा जनवरी के लिए 31 जनवरी तक ये चेक रिप्रेजेंट नहीं हुए थे पेमेंट के लिए, तो बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे भाई, इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक्स्ट्रा अमाउंट डिडक्ट हो गया कैश बुक में से, ठीक। एक्स्ट्रा अमाउंट लेस हो गया है कैश बुक में से, यानी कैश बुक के बैलेंस को हम बढ़ा दें तो हम पासबुक की बैलेंस की ओर जाएंगे, यानी उसके और नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो ऐड कर देंगे हम चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और दोनों का अमाउंट ऐड करके कितना हो रहा है 15,100। तो 15,100 हम ऐड कर देते हैं। अगला है एम मोहन और एन नंदी से हमें चेक मिला, ठीक है। हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, यानी इन दोनों का अमाउंट जोड़ के कितना हो रहा है 13,900 रुपये, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, एक्स्ट्रा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लेस कर देंगे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 13,900, ठीक है दोस्तों। यानी कैश बुक से रिलेटेड एंट्री हमने देख ली जो कैश बुक से रिलेशन रखती हैं और डिफरेंस की वजह है। अब पासबुक की ओर आते हैं। पासबुक में भी ऐसी एंट्री अपेयर करती है जो कैश बुक में नहीं है और डिफरेंस की वजह है, ठीक। पहली एंट्री है प्रीमियम पैड। भाई प्रीमियम पे किया गया तो इसका मतलब पासबुक के बैलेंस में कमी आई होगी, ठीक है। पासबुक के बैलेंस कम हो गया और कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हुआ, इसलिए कैश बुक के बैलेंस को कम कर दो ताकि हम पासबुक के बैलेंस की ओर जा सकें। तो प्रीमियम पैड है हमारी 2500 माइनस कर दो, ठीक है। अगला है बैंक ने चार्ज काटे जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम
नहीं हुआ। अगर यहाँ पे भी चार्ज होता तो यहाँ पे नज़र आता, जिसकी वजह से ये बैलेंस कम हो जाता। तो बैंक चार्ज भी लेस कर दो 100 रुपये। ठीक है, अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर ली गई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्शन हुआ है, जिससे पासबुक का बैलेंस बढ़ता है, कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है। कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना है, यानी पासबुक के बैलेंस के नज़दीक लेके जाना है, इसलिए इसको भी ऐड कर दो कैश बुक के बैलेंस में। ठीक है, 2000 रुपये। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं ज़रा। हाँ, 23,700 प्लस 15, 100 प्लस 2000, 00883 ऐड 2000, 0000008 10 4, 40,800। उसमें से लेस करना है हमें 13,900, 2,500 और 100, यानी 14,000, 16,500, 16,500 लेस कर दो। 16,500 लेस किया हमने तो 0 0 8 में से 5 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 3 में से गया 2। ठीक है, यानी हमने कैश बुक का बैलेंस लिया 23,700 और पासबुक का बैलेंस आ गया 24,300। ठीक है, और हमने उन रीजन को सेटअप किया। ठीक है, 24,300 तो बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस की ओर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या सीखा, अगर कैश बुक के बैलेंस को हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, और ऐसी एंट्रियाँ जो कैश बुक में अपीयर करती हैं लेकिन पासबुक में अपीयर नहीं करती हैं, तो उन एंट्रियों को उल्टा इफेक्ट लेना है। ठीक है, यानी उनका इफेक्ट नील कर देना है। ठीक है, ऐसी एंट्रियाँ जो बैलेंस को बढ़ा रही हैं वो सारी एंट्रियाँ लेस करनी है, यानी ये 2 एंट्रियाँ बैलेंस को बढ़ा रही थी कैश बुक के, इसलिए उसे लेस कर दिया गया, और जो एंट्रियाँ बैलेंस को कम कर रही हैं वो सारी ऐड कर देनी है। ठीक है, यानी उनका इफेक्ट नील कर देना है। ठीक है, या उल्टा इफेक्ट दे देना, कोई दिक्कत है। और मतलब एंड, मतलब इसी के साथ अब पासबुक की ओर आते हैं हम। ठीक है, ऐसी एंट्रियां जो पासबुक में अपीयर करती हैं लेकिन कैश बुक में अपीयर नहीं करती हैं, उस केस में, ठीक है, यानी ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक वाला ही है। ठीक है, उस केस में सीधा इफेक्ट देना है। ऐसी एंट्री जो पासबुक के बैलेंस को बढ़ाती है वो ऐड करनी है वहाँ पे, और ऐसी एंट्रियाँ जो पासबुक के बैलेंस को कम करती हैं वो लेस करनी है, जिससे हम कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस की ओर जा सकते हैं। बात समझिए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेते हैं तो कैश बुक के अंदर एंट्रियां जो अपीयर करती हैं और पासबुक में अपीयर नहीं करती हैं उन सबका उल्टा इफेक्ट देना है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसी एंट्रियां जो पासबुक में अपीयर करती हैं और कैश बुक में अपीयर नहीं करती उनका सीधा इफेक्ट लेना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस से कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 24,300, 24,300। फिर समझते हैं, कैश बुक से ही शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 2 एंट्रियां जो थी हमारी के नागपाल की और बी बाबू की। ठीक है, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो रखा है तो हमें पासबुक का बैलेंस भी कम करना है, यानी लेस करनी है एंट्रियाँ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इन लोगों को एग्रीगेट करके कितना आ रहा था, 15,100, 15,100। ठीक है दोस्तों, 2 एंट्रियाँ एम मोहन और एन नंदी की। ठीक है, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है लेकिन पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, इसलिए पासबुक के बैलेंस को भी बढ़ा दो, यानी ऐड कर दो।
13,900। ठीक है दोस्तों। अब प्रीमियम की एंट्रियाँ यहाँ पे आते हैं पासबुक की ओर। तो प्रीमियम जो पे की गई है, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हुआ, तो पासबुक में क्या होगा, उल्टा इफेक्ट। ठीक है, यानी ऐड कर दो, प्रीमियम पे ऐड 2500। बैंक चार्जेज पासबुक के बैलेंस को घटा रही हैं लेकिन कैश बुक के बैलेंस को नहीं घटाया है, इसलिए पासबुक के बैलेंस में क्या होगा, ऐड होगा। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में पासबुक का बैलेंस बढ़ा है हमारा लेकिन कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है, इसलिए कैश बुक के बैलेंस की ओर आने के लिए पासबुक के बैलेंस से उसकी एंट्री को हम नील इफेक्ट दे देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बैलेंसिंग करते हैं। $24,300 प्लस 13,900 प्लस 2500 प्लस 100 रुपये, 13,900 14,000 हो गया। 8,330 उसमें ऐड कर दिया हमने 2500, 0 0 8 10 4। अब लेस करना है हमें 15,100 और 2,000, यानी 17,100 लेस कर दो। 0 0 7 10 में से 7 के 3 2, 23,700। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखा हमने, यहाँ पे सीखा अगर हमें पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस से कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस की ओर जाना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। ठीक, तो हमें पासबुक की एंट्रियाँ जो पासबुक में अपीयर करती हैं लेकिन कैश बुक में अपीयर नहीं करती हैं, उन सभी का उल्टा इफेक्ट लेना है। ठीक है, वो सभी एंट्रियाँ लेस कर देनी है जो पासबुक में बैलेंस को बढ़ा रही हैं, और वो सभी एंट्रियाँ ऐड कर देनी हैं जो पासबुक में बैलेंस को कम कर रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ कैश बुक में जो एंट्रियाँ अपीयर करती हैं पासबुक में अपीयर नहीं करती हैं, ठीक है, उनका सीधा इफेक्ट लेना है। ठीक है, इसका मतलब वो सभी एंट्रियाँ ऐड कर देनी हैं जो कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा रही हैं लेकिन पासबुक के बैलेंस को नहीं बढ़ा रही हैं, इसलिए पासबुक के बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम वो एंट्रियाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तभी वो कैश बुक के बैलेंस की ओर आएगा। ठीक है, वो सभी एंट्रियाँ लेस कर देनी है जो कैश बुक के बैलेंस को कम कर रही है लेकिन पासबुक के बैलेंस को कम नहीं कर रही है, इसलिए पासबुक के बैलेंस से वो एंट्रियाँ घटा देनी है ताकि वो कैश बुक के बैलेंस की ओर हम जा सकें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया कंक्लूजन। अब इस क्वेश्चन को ज़रा फॉर्मली सॉल्व करते हैं। ठीक है, रीजन हम यहीं रखते हैं और ये बाकी चीज़ें मिटा के सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है तो दोस्तों थोड़ा फॉर्मल वे में समझते हैं इसे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 जनवरी 2018 का बना रहे थे हम। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे हैं, कितना है 23,700। पॉजिटिव बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है, इसलिए पॉजिटिव साइड रखा जाएगा, अगर अनफेवरेबल होता तो नेगेटिव साइड रखिए। ठीक है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, के नागपाल है और बी बाबू। 7,300 और 7,800 ऐड करके हमारा कितना हुआ 15,100। प्रीमियम डायरेक्टली पेड, पेड बाय बैंक 2,500 रुपये डायरेक्टली पेड किए। बैंक चार्ज बाय बैंक
₹100। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, एम मोहन और एन नंदी एंड सन्स 10,500 और 3400 ऐड करके 13,900। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐड कर लेंगे 40,800 और यहाँ पे भी 40,800। ठीक, बैलेंसिंग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 24,300 बैलेंस एज पर पासबुक। कैलकुलेशन कर दी गई है पहले से ही। ठीक, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करके हमें बैलेंस एज पर कैश बुक तक आना होता तो क्या करते, यही चीज़ें जो ऐड हो रही हैं वो लेस कॉलम में चली जाती हैं और जो लेस कॉलम में वो ऐड वाले कॉलम में आ जाती है। ठीक, तो करते हैं शुरू। बैलेंस एज पर पासबुक 24,300। ठीक, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, के नागपाल एंड कंपनी, बी बाबू एंड कंपनी 7,370 800 ऐड करके 15,100। ठीक है, प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक 2,500 ऐड बैक कर दो, वहाँ पे लेस को बैंक चार्जेस 100। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, एम मोहन और एन नंदी $10,500 3400 ऐड हो गए 13,900। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2,000 ऐड कर लेते हैं 40,800 और 40,800 बैलेंसिंग करेंगे तो 23,700 आ गया बैलेंस एज पर कैश पर। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों आशा करता हूँ कि BRS का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बनाए हैं जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकते हैं वो डाले हैं। इसके अलावा और भी अदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट डेट डालेंगे आप, जिस डेट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है और हमें पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस की ओर जाना है, ठीक है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों बैलेंस हो सकता है। अगर फेवरेबल है तो प्लस में लिखिए, अगर अनफेवरेबल है तो माइनस की ओर लिखिए, ठीक। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऐड कर देंगे, ठीक। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर टू बैंक ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ गया है और कैश का बैलेंस नहीं बढ़ा है, तो हमें कैश का बैलेंस बढ़ाना है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट कर चुके हैं हम, लेकिन अभी कैश बुक में चढ़ाना बाकी है, यानी डिपॉजिट कर दिया तो वो क्लियर हो गया, यानी पासबुक में बैलेंस बढ़ चुका है, कैश बुक में नहीं बढ़ा है, इसलिए हम कैश बुक का बैलेंस बढ़ाएंगे यानी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने हमें या कस्टमर को इंटरेस्ट दिया है जिससे उसका बैंक वाला बैलेंस बढ़ गया है या पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए हमें कैश बुक में भी बैलेंस बढ़ाना होगा, इसलिए ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट या डिविडेंड आया है और बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, यानी उसकी एंट्री पासबुक में दिख रही है और इसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। अब हमें कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ाना होगा, इसलिए ऐड करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने इश्यू कर रखा था, यानी उसकी पेमेंट हमें आनी थी। हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि जब भी वक्त आए मैच्योरिटी का, आप पेमेंट कलेक्ट करके हमारी अकाउंट में डाल दीजिएगा। तो उन्होंने ऐसा कर दिया है। जब हमारे पास पासबुक या बैंक स्टेटमेंट आई तब हमें पता चला, ठीक है, इसलिए वो भी ऐड कर देंगे, यानी वहाँ पे बैलेंस बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे भी बढ़ाना है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक। हमने चेक रिसीव किया है, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया है, यानी डेबिट साइड में एंट्री कर दी है, बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन अभी तक बैंक कलेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए रिवर्स एंट्री करेंगे यानी माइनस करेंगे, ठीक है। चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, ठीक है, इसका मतलब बैंक से पैसा कट चुका है, ठीक है, और कैश बुक में अभी एंट्री की नहीं हमने, तो कैश बुक से बैलेंस कम करेंगे हम। बैंक चार्जेज या इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है या बैंक चार्जेज लगाया हुआ है, इसकी वजह से पासबुक में बैलेंस कम हो रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस कम करना है, इसलिए हम इसे भी लेस करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रीमियम वगैरह की डायरेक्टली पेमेंट कर दी है बैंक ने, जिसकी वजह से पासबुक में बैलेंस कम हो गया, तो यहाँ पे भी बैलेंस हमें कम करना है, इसलिए इसे भी लेस कर देंगे, ठीक है। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। हमने चेक हमें मिला है किसी कस्टमर से, हमने कैश बुक में उस डेबिट साइड में उसकी एंट्री भी कर लिया, लेकिन